27 मार्च की डेली करंट अफेयर्स की क्लास में आपका स्वागत है। इसमें हम उन्हीं घटनाओं को शामिल करते हैं जो परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, विशेषकर पीसीएस प्री 2023 के एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा हम स्टैटिक जीएस का कुछ पोर्शन शामिल करते हैं। आजकल इसमें इस समय हम इकोनॉमिक्स के कुछ पोर्शन शामिल करते हैं। आज जीडीपी से संबंधित कुछ तथ्यों का अनावरण इसमें करेंगे, इसलिए वीडियो छोटी है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। इसको आप पूरा अवश्य देखें, इससे आपको अलग से करंट अफेयर्स पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। आज की जो पहली घटना है, आज की तो नहीं है लेकिन यह है कि संडे की जो पहली घटना है, वन वेब नेटवर्क एसोसिएट्स लिमिटेड ने न्यू स्पेस इंडिया के साथ करार किया। अब ये सोच रहे होंगे कौन सा करार है, तो ये वन वेब जो है ब्रिटेन की कंपनी है और न्यू स्पेस इंडिया जो है इसरो की मार्केटिंग शाखा। इसरो का फुल फॉर्म आप लोग जानते होंगे, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो की ये जो है मार्केटिंग डिवीजन को देखती है। तो न्यू स्पेस इंडिया और ब्रिटेन की वन वेब ने करार किया था 72 उपग्रह पृथ्वी की निचली कक्षा में भेजने के लिए। पृथ्वी की निचली कक्षा में 72 उपग्रह भेजने के लिए, पृथ्वी की निचली कक्षा में 72 उपग्रह भेजने के लिए, जिसमें 36 उपग्रह जो है 23 अक्टूबर 2022 को भेज दिए गए। ठीक, ये बाकी 36 जो बचे, 72 था तो 36 उपग्रह जो बचे, ये LVM-3 यानी लॉन्च व्हीकल मार्क 3। लॉन्च व्हीकल, पहले जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मार्क 3 इसका नाम था, अब ये हो गया लॉन्च व्हीकल मार्क 3, जो 645 टन वजन का है, 43.5 मीटर लंबा है। ये इसरो का सबसे वजनी रॉकेट है, वजनी लॉन्च व्हीकल है। इसके द्वारा, इस रॉकेट के द्वारा शेष जो 36 उपग्रह थे, 36 तो भेजे गए थे 23 अक्टूबर को, और 36 जो बचे हैं ये 26 मार्च 2023 यानी इसी संडे को, रविवार को भेज दिए गए हैं। इसको सफलतापूर्वक वन वेब नेटवर्क एसोसिएट्स लिमिटेड के शेष 36 उपग्रहों को LVM या लॉन्च व्हीकल मार्क 3 द्वारा, रॉकेट द्वारा 645 टन वजनी है और 13.5 मीटर लंबा है, जो इसरो का सबसे वजनी रॉकेट है, इसके द्वारा पृथ्वी की कक्षा में 26 मार्च 2023 रविवार को शेष 36 उपग्रहों को स्थापित कर दिया गया। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और इसी दौरान उन्होंने बताया, एस सोमनाथ जो इस समय इसरो के चेयरमैन है, इसरो के अध्यक्ष हैं, कौन है? एस सोमनाथ है, भी परीक्षाओं में अक्सर पूछ लिया जाता है। एस सोमनाथ, ये इसरो के कौन है? चेयरमैन है। इन्होंने बताया कि जो LVM मार्क 3 है ये गगनयान के लिए भी उपयुक्त है, जो अंतरिक्ष में भारतीय मानव मिशन के लिए बहुत ही जरूरी है, और ये पूरी तरह से तैयार है। थोड़े बहुत सुधार के बाद ये तैयार कर दिया जाएगा गगनयान मिशन के लिए। ये इसरो जो अपने उपग्रह भेजता है अंतरिक्ष में, वो कहाँ से भेजता है? आप लोग जानते हैं कि ये सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से भेजता है। कहाँ से? सतीश धवन, यहाँ लिख देते हैं, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से भेजता है। और ये कहाँ पे है? श्रीहरिकोटा में। श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से ये 36 उपग्रह भेजे गए हैं। और ये श्रीहरिकोटा कहाँ पे है? ये आंध्र प्रदेश का एक द्वीप है जिस पर ये सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थापित है। यहीं से सारे रॉकेट हमारे लॉन्च किए जाते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया होगा आप लोगों को। इसके बाद अगली घटना चंद्रयान 3 से संबंधित है। चंद्रयान 3, आपको चंद्रयान 1 याद होगा। चंद्रयान 1 हो चुका है, चंद्रयान 1 ये सफल रहा मिशन भारत का। उसके बाद चंद्रयान 2 एक आया। इसमें क्या हुआ था? चंद्रयान 2 अपने रोवर को सफलतापूर्वक लैंड कराने में
चंद्रमा की सतह पर सफल नहीं हो पाया था, जो सफलतापूर्वक लॉन्च नहीं हो पाया और रोवर संपर्क टूट गया था, तो इससे भारतीय जो अंतरिक्ष कार्यक्रम था, चंद्र मिशन थे, इसको बहुत बड़ा झटका लगा था और कई साल पीछे हो गया हमारी अंतरिक्ष। लोग जो प्रतिकूल देश हैं उन्होंने भारतीय तकनीक पर टिप्पणियां भी की और जगहसाई भी हुई, लेकिन अब चंद्रयान 3 अभी इन्होंने घोषणा की है, एस सोमनाथ ने 2 घोषणाएं उन्होंने की हैं। पहली चंद्रयान 3 से संबंधित है, दूसरी आदित्य 1 से संबंधित है। चंद्रयान 3 की घोषणा यही है कि ये पूरी तरह लगभग तैयार है और इसे इस साल के मध्य में यानी 2023 के जून जुलाई तक, मई जून जुलाई अगस्त तक, इसके बीच में ही ये प्रक्षेपित कर दिया जाएगा चंद्रयान 3, जो ये भी सेम पैटर्न का है जो चंद्रयान 2 था। इसमें लैंडर है, रोवर है, लेकिन इसका वजन उससे थोड़ा कम है। दूसरा आदित्य L1। आदित्य L1 ये भी भारत का पहला सौर मिशन है, पहला सौर मिशन है। आदित्य L1 जो है भारत का पहला सौर मिशन है। ठीक, भारत का पहला सौर मिशन है आदित्य L1 और ये सूर्य के अध्ययन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हालांकि अभी भारत को चंद्रयान पर फोकस कर रहा है भारत, और अगर चंद्रयान सफल हो जाता है, चंद्रयान 3 सफल हो जाता है, तो जो प्रतिकूल देश हंसी कर रहे हैं इससे उनको एक करारा जवाब तो मिलेगा ही। साथ ही चंद्रमा पर हम जानते हैं कि विभिन्न तरह की कोई बस्ती बसाने की सोच रहा है। ये अमेरिका अगले मिशन में वहाँ पर मनुष्य को उतारने या मनुष्य को अन्य गतिविधियों के लिए उतारने की सोच रहा है। वहाँ पर बस्तियाँ बसाने या वहाँ पर खनिजों का पता लगाने के लिए लोग भेज रहे हैं। चीन इतना आगे हो चुका है, अमेरिका जापान इतना आगे हो चुका है, तो भारत को भी चीन और जापान से सहयोग करते हुए भारतीय स्पेस एजेंसी जो है, जापानी स्पेस एजेंसी सहयोग से आगे, इनका कोलैबोरेशन तो है ही है, लेकिन इनको और तेज़ी से आगे बढ़ना, क्योंकि चीन इस समय अमेरिका से सीख लेते हुए बहुत तेज़ी से अंतरिक्ष क्षेत्र में आगे बढ़ रहा। अपना अंतरिक्ष स्टेशन उसने बना ही लिया, हम जानते ही हैं, और भारत को अभी उसके साथ करने के लिए अभी 10 साल पीछे है। इससे भारत को अगर तेज़ी दिखाता है तभी ये उसको पकड़ पाएगा, अन्यथा भारत पीछे ही रहेगा अंतरिक्ष कार्यक्रम में। तो इसलिए भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम को और गति देने की और बजट अलॉट करने की, वैज्ञानिकों को और प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है। चंद्रयान आदित्य L1 भले ही हमारा पहला सौर मिशन है, लेकिन इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये चंद्रयान 3 है। अगर ये सफल होता है तो भारत चंद्रमा संबंधित अपनी जो आकांक्षाएं हैं, उसकी उपलब्धियां हैं और उसके संबंधित जो उससे जो लाभ प्राप्त होंगे वो निश्चित तौर पर भारत को जल्दी मिलेंगे और अन्य देशों के साथ बांटने में उसे सहूलियत होगी। चीन, अमेरिका, जापान या अन्य जो अंतरिक्ष कार्यक्रम वाले देश हैं। इसके अलावा अगला जो है ये खेल से संबंधित है, निकहत जरीन। हम जानते हैं निकहत जरीन कौन है। निकहत जरीन ये मिटा देते हैं। निकहत जरीन मुक्केबाज हैं 50 किलोग्राम वर्ग में, 50 kg वर्ग में। इसमें जो है क्या चल रहा है, ये विश्व चैंपियनशिप मुक्केबाजी की चल रही है दिल्ली में। तो इसमें निकहत जरीन ने लगातार 2022 में विश्व चैंपियन बनी थी। इन्होंने 2023 में भी स्वर्ण जीत करके सनसनी फैला दी है और मैरी कॉम के बाद लगातार 2 वर्षों में विश्व चैंपियन बनने वाली पहली मुक्केबाज हैं। 50 किलोग्राम वर्ग में तेलंगाना की हैं। एक बार मैरी कॉम ने गुस्से में कहा था कि निकहत कौन है, तो निकहत का जवाब अगले साल ही उन्होंने दे दिया था 2022 में ही कि वो निकहत कौन है, विश्व चैंपियन है, और इस साल भी उन्होंने ये जीत लिया है। और मैरी कॉम के बाद दूसरी खिलाड़ी ऐसी बन गई, लगातार 2 बार विश्व चैंपियनशिप उन्होंने जीता है। इसके अलावा लवलीना जो असम की हैं, इन्होंने भी इस विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण जीतकर देश का मान बढ़ाया है। इसके अलावा स्वीटी और नीतू ने भी अपने अपने वर्ग में ये उपलब्धि हासिल की है। ये हो गई खेल की बात। अब आते हैं हमारा जो स्टैटिक जीएस है उस पर आते हैं। सबसे पहले देते हैं जीडीपी क्या होता है। जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या सकल घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है? अगर जो भारत के भीतर, भारत की सीमा के भीतर अंतिम रूप से निर्मित वस्तुओं और सेवाओं का जो योग होता है वो है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अंतिम रूप से निर्मित सीमा के भीतर, चाहे वो विदेशी द्वारा बनाया गया हो
निर्मित किया गया हो या अर्जित आय जो होती है विदेशी द्वारा और भारतीयों द्वारा अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का योग, ये होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, होता है देश की सीमा के भीतर, सीमा के भीतर वस्तुओं प्लस सेवाओं का अंतिम मूल्य, चाहे वो विदेशियों द्वारा अर्जित की गई हो या देश के लोगों द्वारा अर्जित की गई हो। ये तो अगर टोटल कर दिया जाए तो उसे कहते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एक वर्ष के अंतर्गत। ये ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है। अगर इसमें से जीडीपी में से जो जीडीपी होती है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सीमा के अंदर जो वस्तुओं और सेवाओं का अंतिम योग है, उसमें से अगर अप्रत्यक्ष कर घटा दीजिए, अप्रत्यक्ष कर घटा दीजिए और प्लस सब्सिडी जोड़ दीजिए, तो ये हो जाएगा जीडीपी एट फैक्टर कास्ट। जीडीपी माइनस अप्रत्यक्ष कर प्लस सब्सिडी अगर हो गया ये, तो ये हो गया जीडीपी एट फैक्टर कास्ट। अब नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है? अगर जीडीपी में से मूल्य ह्रास घटा दीजिए, मूल्य ह्रास घटा दीजिए, तो ये हो जाता है, क्या हो जाता है ये? जीडीपी में से अगर मूल्य ह्रास घटा देते हैं तो ये हो जाता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में इसमें हम विदेशों से अर्जित आय को जीडीपी प्लस जीडीपी में विदेशों से अर्जित आय, जो विदेशों से हमारे पास आय आती है, अर्जित आय जोड़ दीजिए, अर्जित आय, और इसमें से घटाइए क्या? विदेशों को जो आय भेजी गई है, विदेशों को निर्गत आय, विदेश को निर्गत आय, निर्गत मूल्य। तो अगर विदेशों से जो अर्जित आय आती है उसको जोड़ दीजिए और जो यहाँ से विदेश को भेजी गई है वो घटा दीजिए, तो ये आ जाता है जीडीपी एट नेशनल प्रोडक्ट। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट या सकल, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट मतलब सकल राष्ट्रीय उत्पाद, सकल राष्ट्रीय आय। और अगर इसमें से मूल्य ह्रास घटा दीजिए जीएनपी से, जीएनपी माइनस मूल्य ह्रास कर दीजिए, मूल्य ह्रास, तो ये क्या आ जाता है? नेट नेशनल प्रोडक्ट, ये नेट एनएनपी हो जाता। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि एनएनपी क्या है, जीएनपी क्या है, और इसके अलावा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या है, जीडीपी एट फैक्टर कास्ट क्या है, और जीडीपी क्या है, सकल घरेलू उत्पाद क्या है। ये आपके समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। अगर आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको लगातार वीडियो मिलती रहे। और इसका अगर प्लेलिस्ट आप देखेंगे, या इसके डिस्क्रिप्शन में इसकी प्लेलिस्ट दी हुई है, इससे सारे पुराने वीडियो जो डेली करंट अफेयर्स के हैं, आपके इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं, सारी आपको वहाँ पर मिल जाएंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।